अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो आज हम बात करने लगे हैं हमारी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, वो भी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू योर उर्दू सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमारे ज़ाहिर है मेडिकल में तो उर्दू के कोई खास सब्जेक्ट खास के आम भी नहीं होते। हम ये वीडियो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर आपकी मैट्रिक और एफएससी के लेवल पे ही चलती है, जिसमें आप उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, कुछ लोग मुताला पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि उस लेवल पे ना मैट्रिक एंड एफएससी के लेवल पे पेपर प्रेजेंटेशन मैटर भी बहुत ज़्यादा करती है। जब आप हायर लेवल्स पे आते हैं तो शायद उस कदर ज़्यादा मैटर वो हर लेवल पे करती है। ऐसा नहीं है, अगर कोई ये समझता है कि अगर वो मेडिकल के पेपर की बात करें तो मेडिकल के पेपर में एक बच्चा ऐसा है जिसने चीज़ों को थोड़ा सा खुला करके और थोड़ा सा तरीके से लिखा हुआ, लाइक आपकी प्रोमिनेंट चीज़ों को थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, बाकियों को थोड़ा दूसरे मतलब तरीके से लिखा हुआ है। और एक बच्चा है जिसने सारा एक बॉल पेन पेपर, मतलब एक बॉल पेन उठाया है और सारा पेपर एक बॉल पेन से अटेम्प्ट कर दिया, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं लिखा। तो आई कैन 110% से कि उन दोनों के मार्क्स में फ़र्क होगा, बेशक उनने कंटेंट सेम लिखा है, क्योंकि हर लेवल पे ये चीज़ फ़र्क डालती है कि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में कितनी आसानी हो रही है। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर एक ऐसा है पेपर देखता है जिसमें उसको चीज़ें साफ साफ एकदम से देखने में नजर आ रही है, एक ऐसा पेपर दिखता है जिसमें एक पूरे पेज पे पूरा पैराग्राफ भरा हुआ लिखा है और उसे ढूंढना पड़ रहा है कि भाई इसमें से बात देख के मेरे मतलब की क्या है। जाहिर है कि वो कम जो एक पेन से पेपर करेगा उसको नंबर कम देगा, चाहे आप मेडिकल के लेवल की बात करें। अभी जो मैं बात करने लगी वो खास तौर पे उर्दू के पेपर की बात करती हूँ, मतलब जो उर्दू में हमने किस तरह प्रेजेंट करना होता है। पहली बात तो ये कि अगर आप उर्दू का पेपर करते हैं और आपकी राइटिंग बहुत बुरी है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उर्दू की राइटिंग अक्सर लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। कि उसका मकसद ये ना कि हमारे यहाँ उर्दू पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितना हम इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, जितना हम उसे सीखना पसंद करते हैं। हालांकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वी शुड लर्न इट, हमें उसे सीखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश भी सीखे, मना नहीं मैं करी, लेकिन उर्दू को भी ध्यान दें। अच्छा, पेपर में जब आपने प्रेजेंट करना है ना, तो पहली बात तो ये कि आपको अगर कट वाले पेन से लिखना आता है, अगर आपको आता है जो कट वाला मार्कर होता है, जैसे मेरे पास है ये वाला कट वाला मार्कर है, ठीक है, अगर इसे लिखना आता है तो वेल एंड गुड, आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोगों को लिखना नहीं आता और वो इसको पकड़ लेते हैं और वो समझते हैं कि उनका पेपर बहुत खूबसूरत हो जाएगा इसको लिखने से। इसको अगर टेढ़ा मेढ़ा पकड़ के लिखो ना, तो वो देखने वाला यानी जो आपका एग्जामिनर है जिसको लिखना आएगा, उसे डेफिनेटली एक नजर में पता चल जाता है कि भाई इसे लिखना आता नहीं था और इसने पकड़ के लिखा, उसे और बुरा लगता है। तो ऐसे में क्योंकि जाहिर है पेन की निब भी खराब हो रही होती है और देखने वाले को बुरा बहुत शदीद लगता है, तो आपने तब ऐसा नहीं करना। अगर नहीं लिखना आता तो गो विद द स्ट्रेट पेन, लेकिन अगर लिखना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी सीख लें। कोई सिंपल सा काम है, मुश्किल भी नहीं है। आप जरा सा ये पकड़े, मैं लिख रही हूँ, जैसे सपोज मजमून ही लिखती हूँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक दिस, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती। फिर आपने जब पेपर करना है ना, अब पहली बात तो ये कि बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे, आप पेपर प्रेजेंटेशन की जो आपको वीडियोस मिलेंगी उसमें वो लोग आपको इतना खूबसूरत पेपर दिखाएंगे कि इस तरह आप अटेम्प्ट करें कि आपने लिखा है सवाल नंबर 1 और उसके नीचे आप चार चार लाइनें लगा दें, फिर आप मजमून नबी से लिखे, फिर चार लाइनें लगा दें, गैप से लाइनें लगाएं, फिर खूबसूरत सा सजा सजा के कुछ अगला लिखें। वही उर्दू का पेपर मैट्रिक और एफएससी के लेवल पे इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि उसमें टाइम ही नहीं होता कि इतना पेपर को सजाओ। हम बात करेंगे एक दरमियाना तरीका लेके चलने की, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे होते हैं गालिबन मैट्रिक में और 3.5 होते हैं एफएससी में, मतलब इसी के राउंड अबाउट टाइम होता है। शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा है फेडरल में और आपके जो दूसरा होता है उसमें डिफर करती है, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही टाइम होता है। अगर मैं इस पेपर के टाइम को ओवरऑल डिवाइड करूँ ना, तो हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमसे डिमांड ये की जा रही होती है कि हम लिखें भी ज़्यादा। उर्दू के पेपर की ये डिमांड होती है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने जो मजमून लिखना है वो भी आपका कम से कम जो अच्छा मजमून होगा वो 8 सफ़ों का तो कहीं भी नहीं जाता होता, मतलब 8 सफ़े तो कम से कम है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। मैं तो 8 को तो मैं मिनिमम कहती हूँ, क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं इस बात के। और मजमून में भी बिल्कुल अपने से फजूल बातें नहीं करनी होती, मजमून में काम की बातें लिखनी होती है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि फिल्म और ड्रामों की कहानियां लिख दो, तो मजमून लिखना होता है आपने आपने और चीजें हैं वो आती है। जो दरखास्त आ गई, दरखास्त तो चलो फिर छोटी होती है, सवालों के जवाब होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आपका टाइम मुश्किलों से पूरा हो रहा होता है, उस मुश्किलों से पूरा होते हुए टाइम में आप पेपर को भी लाइनें लगा लगा के और खूबसूरती से बना बना के सजाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। मैंने भी पेपर दिए प्रैक्टिकली, मेरे पास तो टाइम था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि मैं बाकी चीजें लिखने में भी टाइम ज्यादा लगा, मतलब मैं लगाना चाहती थी। एक तो आपकी स्पीड वैसे तेज होनी चाहिए और ऊपर से आपको लिखना भी अच्छा आना चाहिए। उसमें आप इन सब चीजों के साथ आप पेपर को प्रेजेंट किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। आप सिंपल ये करें, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर्स लाजमी होने चाहिए। कट वाले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और कट वालों में भी दो स्टाइल आते हैं। एक होता है मोटा कट वाला मार्कर, मतलब जो चलिए तो बोर्ड मार्कर है ना, एक सिल्वर से कलर का होता है जिसकी कट की निब जो है वो जरा मोटी होती है, और एक गोल्डन कलर का होता है जिसकी निब कट वाली होती है लेकिन जरा पतली होती है। ये दोनों भी डिफरेंस देते हैं।
मैं तो यही करती होती थी, मार्कर एक ही दफा खोल लिए एंड देन आप उससे लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद दोबारा मैं मार्कर का ढक्कन ना एंड ऑफ द टाइम पे जब पेपर करना खत्म हो चुका होता उसके बाद ही बंद कर दी थी। अब करें कि आप हमेशा क्वेश्चन को ना उधर साइड पे कोने में ना लिखें, मतलब पेज के कोने में ना लिखेंगे इस तरह वो लिखते होते हैं ना बच्चे के सवाल नंबर 1 शुरू किया है, या साइड पे इतना सा लिखेंगे तो बेचारे एग्जामिनर को क्या नजर आएगा। आपने सवाल नंबर 1 ही लिखना ना, यही चीज अगर आप दरमियान में पेज के कर देंगे ना, पेजेस कम नहीं होते, पेजेस बहुत होते हैं। आई नो एक लिमिटेड सी बुकलेट मिलती है लेकिन उस बुकलेट में भी बहुत पेजेस होती है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। अगर दरमियान में करके ऐसे सवाल नंबर 1 लिख देंगे, मैं तो चलो पूरा लिखे, आप दरमियान में खाली ऐसे करके सवाल नंबर 1 भी लिख देंगे, उसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन इससे एग्जामिनर को नजर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर दें, पूरा लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिख सकते तो इतना भी कर दें, लेकिन सेंटर में करें। उसके बाद आपका जो सवाल है वो भी आप सेंटर में ही लिखेंगे, उसकी हेडिंग दें डायरेक्ट। अगर आप सवालात जवाबात कर रहे हैं, सपोज कोई जो आपके होते हैं चैप्टर्स के, आप सेंटर में ही बजाय इसके कि आप कुछ और लिखें, सवाल नंबर 1 ये सवालात जवाबात, इतना जरूर कर दें। मैं लाजमी कहूंगी ये किया करें, ठीक है। बस बच्चे ऐसे भी करते हैं सवाल नंबर 1 और डायरेक्ट मजमून का टाइटल लिखते हैं, वो जरा ज्यादा बुरा लगता है। इसमें मिली सेकेंड्स आपके लगेंगे, मतलब आपका पूरा एक सेकंड हार्डली लगता है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने अगर सवाल ऊपर लिख दिया, मतलब मजमून नवीसी है, दरखास्त नफीसी है, दरखास्त है तो आप यहाँ पर लिख दें फटाफट से कि दरखास्त नवीसी है, ठीक है। ये बहुत जल्दी एग्जामिनर्स को पिक कर देते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इतनी सी देर खाली लगती है। सही हो गया, वो सेंटर में लिख दिया। उसके बाद आप जो है वो अपना क्वेश्चन जब शुरू करेंगे, सवाल जवाब आता है, जब सपोज आपने सवाल जवाब से पहले 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप 3 को बड़ा सा इधर सेंटर में लिखें और यहाँ नीचे से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। अब कलर्स को डिफरेंस में रखा करें। जो आपने एक दफा शुरू किया ना कि आपने मजमून नवीसी ब्लैक से लिखना है, सपोज आपने कर दिया, तो आपने मजमून नवीसी, दरखास्त नवीसी, सवाल जवाब ये हमेशा ब्लैक से लिख दें। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आप ब्लू से करते हैं, ठीक है। और नीचे तो आप पेन और मार्कर में ऑल्टरनेट करते हैं। पहली बात तो ये होगी। फिर आप जब इन चीज़ों के नीचे लिखना शुरू करते हैं, मतलब आप जब खुलासा लिखेंगे, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, अब उसमें भी अब आपके पास जाहिर सी बात है, सपोज ये आप ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर से आपने लिखा कि और शायर ने क्या खूब कहा है, ठीक है। आखिर में जाहिर है हम ऐसे के दरमियान में आपने कोई शेर कोट करना है, शायर ने क्या खूब कहा है, ठीक है, वो बात आपने लिखी। शेर के लिए आपने जाहिर है दोबारा से डिफरेंट मार्कर, डिफरेंट कलर इस्तेमाल करना है। सपोज कर लेते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर वाला, ठीक है, नहीं तेरा नशेमन। अब आपने फौरन से इसके लिए मार्कर ही इस्तेमाल करना है, नशेमन, सॉरी गलत लिखा गया थोड़ा सा, और आपने इसको अलग से कलर से एक एक लाइन छोड़ के लाजमी लिखना है। मतलब शायर ने क्या फूका है, पेपर्स कम नहीं होते, मैंने फिर बताया बच्चे क्या करते हैं, ये शायर ने क्या फूका है लिखा, खत्म किया, अगली लाइन में शेर शुरू कर दिया। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, इधर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में शेर लिखे, फिर एक लाइन छोड़ें और फिर अगली लाइन से शुरू करें। एक तो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू आता है और दूसरा लिखा भी अच्छा जाता है। इसी तरह जब आप क्वेश्चन एंड करते हैं तो उसके एंड में 2 लाइनें छोड़ दें या फिर एक लाइन लगा दें तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है। और ये चीजें मैं आपको बताऊं ना, अगर जिसको प्रैक्टिस में होती है उसको तो ये सारी मजाक लग रही होती है, मतलब इतना आसान सी बात लग रही होती है कि उसकी आदत बनी हुई होती है। बहुत सारे बच्चे शायद देखने वाले ऐसे भी होंगे जिनकी आदत बनी हुई है, लेकिन जिनकी आदत नहीं बनी हुई ना, अगर आप अपने रूटीन एग्जाम्स में स्टार्ट करें, अगर आप 9th क्लास में, आप 10th में भी हैं इवन, आप अपने रूटीन जो अपने कॉलेज के एग्जाम्स अगर आप उनमें इस तरह लिखना स्टार्ट करें ना, नॉर्मल जो आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम की क्या बात करूं, आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा और आपके खुद से ही आप मार्कर भी ऑल्टरनेट कर लेंगे, आप खुद से ही लाइनें भी छोड़ देंगे। लेकिन लाजमी तौर पे एक सवाल खत्म हो तो 2-3 लाइनों का गैप छोड़ें, दरमियान में इस तरह चीजें लिखें, बड़ी बड़ी करके, छोटी छोटी घुसी हुई भी नहीं, बड़ी बड़ी करके लिखें, बोल्ड लिखें। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर सवाल एंड किया, खत्म किया। फिर इसी तरह जब आपने शेर दिया, कोई कोटेशन लिखी, उसके ऊपर नीचे लाइंस छोड़े। इसी तरह जब आप वो लिखते हैं, जैसे शायर का नाम और नज्म का नाम लिखना होता है, आपने जब नज्म की तशरीह करनी है तो उसमें आप शायर का नाम और नज्म का नाम को हमेशा मार्कर से बोल्ड करें ताकि आपके एग्जामिनर को नजर आए, ठीक है, नज्म का नाम हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस में होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उर्दू के लिए मैंने आपसे कहा कि राइटिंग ना आपकी कोकले नहीं होने चाहिए। आप राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे पहले करें। आपकी राइटिंग अगर बहुत खराब होगी तो आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात आप याद रखना। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आई रिकमेंड कि आप खुलासे में भी, तशरीह में भी और अपने मजमून में भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बोल्ड करते हैं, ठीक है। ऐसा टाइम ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा टाइम होता है। सपोज मैं लिख रही हूँ, मजमून लिख रही हूँ और मजमून है मेरा
कि साइंस के करिश्मे, सपोज बहुत सिंपल सा टॉपिक ले लेते हैं, तो साइंस के करिश्मों पे जब मैं साइंस का कोई नया करिश्मा अगले पैराग्राफ से शुरू करती हूँ, मैं सपोज कहती हूँ कि साइंस ने टेलीविजन और रेडियो ईजाद किया, तो टेलीविजन रेडियो ये मेरी एक एक यॉन्ड्रा की चीजें हैं ना, तो इनको मैं जरा बोल्ड कर दूंगी, उसके बाद पैराग्राफ शुरू करूंगी। उससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हर पैराग्राफ में मैंने कोई नई जिद्दत डाली हुई है, तो वो जिद्दत जब उसे एकदम नजर आएगी तो आप पे मार्क्स बहुत अच्छे देगा। एंड इस सब से फर्क पड़ता है। और ये बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है ये, जो चलो जो बोल्ड करने वाली है ना, इसकी आदत बनाना जरा टाइम लगता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा एकदम मार्कर बदलाना पड़ता है। हर बच्चे की आदत जल्दी जल्दी नहीं बन सकती, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे बन भी जाएगी। बाकी सारी चीजें आदत होनी चाहिए, मेरी भी थी, मतलब आपकी बनाएंगे तो बन जाएंगी, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बात खत्म करते हैं। अभी हम मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि मैं डिफरेंट और टॉपिक्स जो होंगे इसमें वेरीड मैट्रिक एफएससी से रिलेटेड हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। किसी को कोई भी मसला होगा कि ना आसमी। थैंक यू।